हाय गाइस, दिस इज़ विवेक दशोरा और हम जल्दी से जंप करते हैं पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर और इसका स्लाइड प्रेजेंटेशन ऑन कर देते हैं। ओके, हम यहाँ पर जुड़े हैं आरएस मेंस 2021 जो कि आपका जुलाई में होना है, उससे रिलेवेंट बात करने के लिए। सो वी आर हियर फॉर 2021। ओके, यहाँ हम बात क्या करेंगे कि इट्स 2023। ओके, इट्स RS 2023। 21 वाला हो गया है, 21 वाले के हमारे रिजल्ट्स भी अच्छे रहे हैं, उस पर मैं अभी बात करूँगा। सो हम यहाँ पर बात क्या करेंगे एक्चुअल में कि मेरे पास लगभग, अगर आप लोगों ने ग्रुप में देखा होगा तो 5-6 दिन से मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि इलेक्शन के बाद में बच्चे फ्री भी हो गए हैं। इलेक्शन में जिनकी ड्यूटीज़ थी, एस्पिरेंट्स की भी कई की ड्यूटीज़ थी, कई वर्किंग है और भी कई जगह पर बिजी थे, तो अब ऑलमोस्ट फ्री हो गए हैं। शादियों का सीज़न भी ऑलमोस्ट अभी थोड़ा एक रिलैक्स्ड मोड पर है। सो इवनिंग आवर्स में रिद्धि सिद्धि जयपुर में कई सारे बच्चों से ऑफलाइन में मिल रहा हूँ और वो बच्चे रिगार्डिंग दिस मेंस कि हमें क्या करना चाहिए सर, हम जो कर रहे हैं क्या हम सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और एक बड़ा रीज़न ये है मेरे पास पूछने आने का पर्सनल मेंटरशिप में कि जिन इंस्टीट्यूशंस में आप पढ़े हैं वहाँ पर लगभग अभी सभी जगह पर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ चल रही है। टेस्ट सीरीज़ पर जो फीडबैक्स वगैरह देने हैं या जो मेंटरशिप होनी है वो उतनी प्रॉपर नहीं हो पा रही है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स। आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, या मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट ये वास्तविकता है। तो इन परिस्थितियों में कई सारे बच्चे मेरे पास लगभग पिछले 4 से 5 दिनों में आए हैं। उन बच्चों को लेकर जो एक क्रक्स निकला है या जो स्थितियां हमारे सामने आई हैं, हम उस पर बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या समस्याएं चल रही है, क्या चुनौतियां हैं और उनके क्या इलाज हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो 2021 में कई स्टूडेंट्स ने करी थी, 2018 वाले मेंस में करी थी, और कौन सी ऐसी ये समझ लीजिए कौन से ऐसे लैक्स हैं, कौन सी ऐसी कमियां हैं जो अभी भी मार्केट में बनी हुई हैं जिनकी वजह से हमारे मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो पाते। सो आप यहाँ देख पा रहे हैं, दिस इज़ मी विवेक दशोरा। माई ब्रीफ इंट्रो इज़ यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के बाद में मैं लगभग 2017-18 से वेरियस इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा रहा हूँ सिविल सर्विसेज के लिए, आईएएस और आरएस के लिए। बेसिक जो है वो मेंटरशिप के लिए मेरा स्पेशलिटी है। मेंटरशिप का मतलब ये होता है कि हम पर्सनली बच्चे को पर्सन टू पर्सन क्या वेरिएशंस हैं और क्या उनमें प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी चीज़ों को उनको इम्प्रूव करना है जिससे फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, उस पर हम काम करते हैं। तो 6 से 7 साल का लगभग वेरियस इंस्टीट्यूशंस में एक्सपीरियंस के बाद में हमने एक आर्गुमेंटेटिव आईएएस ग्रुप नाम से एक इनफॉर्मल ग्रुप स्टार्ट किया है, जिसमें हम बच्चों को अदर देन इंस्टीट्यूशन की, मैं किसी भी कोचिंग में किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहा हूँ, उसमें जुड़ा हुआ हूँ, उसमें काम कर रहा हूँ, उन सब के बियॉन्ड जाकर बच्चों की हेल्प कर सकें। और कुछ नॉमिनल फीस ऑब्वियसली हम चार्ज करते हैं। दैट इज़ द आर्गुमेंटेटिव आईएएस ग्रुप एंड दिस इज़ अबाउट मी। चलिए नेक्स्ट बात करें तो 2021 में हम पर्सनल मेंटरशिप के प्रोग्राम्स में, जिसमें कि हमारा स्कोर मैक्सिमाइज़र और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के वीडियोस मेरे यूट्यूब पर भी कई सारे पड़े हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है आर्गुमेंटेटिव आईएएस नाम से, उसमें भी ये सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। सो देयर इज़ नो फेक क्लेम लाइक सिचुएशन। सो मेंस ओरिएंटेड प्रोग्राम और इंटरव्यू ओरिएंटेड प्रोग्राम से लगभग 53 सेलेक्शंस हमारे रहे हैं। दिस इज़ आवर अचीवमेंट इन लास्ट 2021 के फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में। चलिए, सो अब मैं इस बात पर आता हूँ कि हम जिस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर इस वीडियो को बना रहे हैं उसकी बात करते हैं। ये वीडियो किन के लिए यूज़फुल है, पहले ये बात बता देता हूँ। ऐसे बच्चे जो मान लीजिए कि, एक तो सबसे पहली बात ऑब्वियस सी बात है कि फ्रेशर्स जो हैं, जो पहली बार मेंस लिख रहे हैं, जिनको बिल्कुल नहीं पता और मेंस किस चिड़िया का नाम है हम अभी अभी सीख रहे हैं। सेकंड चीज़ वो कि जो 2 या 3 बार लास्ट वाले मेंस लिख चुके हैं। थर्ड वो कैटेगरी के लोग जो ऑलरेडी अलाइड सर्विसेज में अभी लगे हुए हैं। फोर्थ वो कैटेगरी के लोग
जिनकी रैंक अबाउट 800 प्लस आई है, अगर मैं बॉयज़ में बात करूं, लड़कों में तो किसी भी कैटेगरी में है, अगर आप 500 प्लस की रैंक पर आए हो तो आप किसी काम के नहीं रहे लगभग। अगर एक्स सर्विसमैन की बात छोड़ दें तो लगभग 500 से ज़्यादा वाली रैंक बहुत अच्छी रैंक नहीं मानी गई है, उसमें नहीं है। सो स्टूडेंट्स दोज आर ऑन द एज, वो एक किनारे पर खड़े हैं, जस्ट नीड अ स्मार्ट पुश, जिनको एक स्मार्ट पुश की ज़रूरत है एक अच्छी रैंक लाने के लिए। उनके लिए इस वीडियो का बहुत उपयोगिता है, ये उनके लिए यूज़फुल है। ओके, सो सीधा मैं जिस बात पर हम ये वीडियो बना रहे हैं उस पर जंप करता हूँ कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम क्या है कि जो भी मार्केट में टेस्ट सीरीज़ चल रही है, उन टेस्ट सीरीज को बच्चे लिख रहे हैं, और हमने लगभग 1 से 2 टेस्ट सीरीज, करीब 2 अप्रोक्स सभी बच्चों ने 2 टेस्ट सीरीज लिख चुके हैं। इन 2 टेस्ट सीरीज के लिखने के बाद भी जो आंसर्स उनके देखे हैं, कई सारे आंसर्स बच्चे लेके आए हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये कोशिश करता हूँ कि अगर किसी और इंस्टीट्यूशन से इवेल्युएटेड कॉपीज़ है तो उन आंसर्स पर मैं फीडबैक नहीं देता हूँ, क्योंकि अननेसेसरी किसी मेंटर ने, किसी इवेल्युएटर ने क्या सोचकर उसको इवेल्युएट किया है और क्या सोचकर फीडबैक दिए हैं, दैट इज़ नॉट माय एम्बिट। वो मेरी एक तरह से मेरा कार्यक्षेत्र नहीं है कि मैं उस पर्सन को क्रिटिसाइज़ करूं, तो उन पर मैं नहीं देता हूं। बट हाँ, यस, कि बच्चे कोई भी क्वेश्चन लिख कर ले आते हैं कि सर मैंने इसका ये आंसर लिखा है और इसको को आप सिर्फ चेक कर दीजिए, इसमें बता दीजिए कि इसमें क्या कमियां हैं। सो वो चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई करी है, उन चीज़ों को मैं यहाँ पर बता देता हूँ। पहली चीज़ है, द मेन थिंग इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है कि आंसर को कैसे लिखना है। जब हम अपने ही आंसर को पढ़ते हैं तब हमें खुद को फील होता है कि यार इसमें ये लाइन पहले आ जानी चाहिए थी, 3rd लाइन यहाँ पर फर्स्ट उसमें आनी थी, 5th लाइन यहाँ पर सेकंड उसमें आनी थी, और ये मैंने सही नहीं लिखा है। सो इट इज़, वी कैन से दैट इज़ द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए वो हम प्रॉपर नहीं कर पाते। प्रेजेंटेशन में मेन चीज़ आती है द सीक्वेंस ऑफ नॉलेज। देखिए, ये सारी जो जंग है वो सिर्फ और सिर्फ इस एक चीज़ की है, प्रेजेंटेशन की। आप अगर प्रेजेंटेशन अच्छा कर रहे हैं तो याद रखिए कि सारी चीज़, आपका नॉलेज, आप कितना जानते हैं, कितना नहीं जानते, आप कितना पढ़े हैं, कितने इंस्टीट्यूशंस के नोट्स आपने मगअप कर रखे हैं, कितनी ऑथेंटिक किताबों को आपने रट रखा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका प्रेजेंटेशन बेटर होना चाहिए। आपका प्रेजेंटेशन हमेशा ये शो करता है कि आप अच्छे पढ़े हैं और उसके साथ में एक व्यवस्थित तरीके से आपका ज्ञान है। सो स्ट्रक्चर बच्चों का मोस्टली बिगड़ा हुआ है। बच्चों को सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि आंसर को लिखना था तो उसके फर्स्ट पैरा में क्या लिखना था, इंट्रो किसी में लिखना था, नहीं लिखना था, कंक्लूज़न क्या सभी का लिखना ज़रूरी होता है। तो वो एक चीज़ है कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। दूसरा एक बड़ी समस्या है कि फीडबैक्स, जो भी इंस्टीट्यूशन में जहाँ भी कोचिंग टेस्ट सीरीज हमने ज्वाइन की हुई है, फीडबैक्स लगभग 2 सप्ताह के बाद में ही मिल रहे हैं। 15 दिन के बाद में बच्चा खुद भूल जाता है कि मैंने क्या लिखा था, मैंने आंसर क्यों लिखा था, ये क्या सोच रहा था, या जिस चीज़ को मैं पढ़ रहा हूँ अभी, तो उसका रूटीन एक तरह से बियॉन्ड जा चुके होते हैं। तो 2 सप्ताह के बाद के मिले फीडबैक उतने यूज़फुल नहीं रहते। दूसरी एक और बड़ी समस्या ये है कि इन फीडबैक्स में जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो ये है कि लगभग हिंदी मीडियम वालों की अगर बात करूँ या इंक्लूडिंग इंग्लिश मीडियम, तो कॉमा, मात्रा की गलती, तीसरा फैक्ट्स की कमी है, ये फैक्ट्स आपको डालने हैं। और इवेंचुअली एट द एंड जो आप समझ सकते हैं वो ये है कि जो हमने मॉडल आंसर दिया है आपको वही मगअप कर देना है या यही सिर्फ रट देना है। इसके बियॉन्ड आपने मतलब अगर कुछ बहुत एंथुजियास्टिक लिखा है, बहुत अलग लिखा है, तो मुझे नहीं लगता कि उस पर भी अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इस तरफ पुश किया जाता है। यहाँ पर ये हो जाता है, देखिए कि 80 से 90% बच्चे
लगभग 2 या 3 बड़ी टेस्ट सीरीज को कॉपी कर रहे हैं, तो 80 से 90% बच्चों की कॉपी पर आंसर भी वही होता है। तो जब मेंस में आप लिख कर आ रहे होते हैं तब आपके आंसर में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। जो यूनिक हम बोलते हैं ना, वो यूनिक आपका आंसर नहीं होता है। जब तक आंसर यूनिक नहीं होगा तब आपकी रैंक यूनिक नहीं आएगी। ये एक बड़ी समस्या है, ये एक प्रैक्टिकलिटी भी है, क्योंकि जो इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि हमने 2 मेंस लिख दिए हैं, हम तो कुछ ही नंबर से रहे थे, 20 नंबर मेरे कम रहे थे, मेरे 15 नंबर कम रहे थे, मेरे थर्ड पेपर में कम आ जाते हैं, सेकंड पेपर में कम आ जाते हैं, पेपर फोर्थ की वजह से मैं रह गई थी। ये याद रखना कि आप 2 मेंस और लिख लो। अब जो कंपटीशन है आपका, वो यूपीएससी इंटरव्यू फेस्ड किए हुए बच्चों के साथ है, और जो यंग जनरेशन है, जो नया पढ़ के आया हुआ बच्चा है और जो इस स्टैंडर्ड से पढ़ा हुआ बच्चा है, उसके और आपके आंसर में ज़मीन आसमान का अंतर आ रहा है। ये याद रख लेना। 2021 वाले पेपर को देख लेना, 2021 के पेपर को ही बेस बनाना, उसके स्टैंडर्ड को बेस बनाना। आपकी गलतफहमियाँ दूर हो जाएगी। अगर आप 2014, 2016, 2018 वाले पेपर को देख रहे हो आरएस मेंस के, तो यू आर नॉट ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। 2021 के पेपर को देखना कि वो कितना एनालिटिकल चला गया है, कितना अपडेशन मांग रहा है और कितना डायनेमिक हो गया है, गत्यात्मकता उसमें कितनी आ गई है। उस डायनेमिक्स के साथ अगर आप आंसर नहीं लिख रहे हो, अब वो लेवल रहा नहीं कि 2018-16 की तरह आपने वही जो एकेडमिक फॉर्म है, जो यूनिवर्सिटीज़ में हम लिख कर आते हैं, वैसा का वैसा हमने लिख दिया और सिलेक्शन हो जाएगा। वो स्थिति हम रही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नया बच्चा आ रहा है या दूसरा जो आपका कॉम्पिटिटर है ना, उसकी कॉपी डिफरेंस क्रिएट कर देती है। कॉपी चेक करने वाले हो सकता है वही हैं, या हमारी जो पीएससी है उसका सिस्टम वही है, या उसमें कॉपी वैल्यूएटर्स वही हैं, या बहुत सारी चीज़ें सेम हो सकती है, बट जो डिफरेंस क्रिएट कर देगा वो दूसरा वाला कर देगा। वहाँ आप ऑटोमेटिक पिछड़ जाओगे। गेटिंग दिस? ये वही है कि अगर किसी एक लाइन को छोटा करना है तो उसे मिटाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लकीर को इतना बड़ा कर लीजिए कि वो लकीर अपने आप छोटी रह जाए। यहाँ पर स्थितियाँ वो बन जाती। सो दिस इज़ कॉल्ड कि फीडबैक जो है, फीडबैक में आपको टोटली सिर्फ और सिर्फ मॉडल आंसर, बट फिर भी ये फीडबैक नहीं दिए जा रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर में चेंजेस होने चाहिए, कि आपको पहले ये लिखना था, आपको ये करना था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। एक क्वेश्चन बताता हूँ कि राइट अबाउट द फीचर्स ऑफ बनास प्लेन। बनास मैदान की विशेषताएं लिखिए। गेटिंग दिस? बच्चे ने आंसर लिखा, मैं रियल टाइम एग्जांपल बता रहा हूँ। उसने आंसर लिखा कि बनास का लोकेशन क्या है, बनास का ओरिजिन क्या है और बनास का एंड क्या है। बनास किस तरह बहती है, वो पूर्ववती है, दक्षिणवती है, इधर से उधर बहती है, ये करती है, वो करती है, ये सारी चीज़ें हमने लिखी है। क्या क्वेश्चन की डिमांड ये थी? बनास के फीचर्स पूछे हैं, मतलब वहाँ की सोइल कैसी है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, उस प्लेन में कौन सी मिट्टी है और उस मृदा की वजह से वहाँ पर कौन सी फसलें होती है, वहाँ पर हॉर्टिकल्चर होता है नहीं होता, इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है नहीं पड़ती है, वो प्लेन के फीचर्स क्या हैं, वो पूछे थे। और हम यहाँ पर फीचर्स, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, और हम यहाँ पर फीचर्स में ये बता रहे हैं कि उसका लोकेशन क्या है, उसका ओरिजिन क्या है। दिस इज़ कॉल्ड, और बच्चे को दोनों बात पता है, उसको ये भी पता है कि ये प्लेन के बारे में पूछा है और ये भी पता है कि ये लोकेशन के बारे में बात है, फिर भी हम ये गलती कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड द स्ट्रक्चरल चेंज। ये स्ट्रक्चरल चेंज जब तक आपका नहीं होगा, आप एग्जामिनर को अननेसेसरी इरिटेट कर रहे होते हैं, आप एग्जामिनर को सिर्फ और सिर्फ परेशान कर रहे होते हैं, एग्जामिनर उससे बोर हो रहा होता है। दिस इज कॉल्ड द की डिमांड ऑफ योर आंसर, कि उस आंसर की डिमांड क्या थी, उसको बोलते हैं डिमांड को डीमिस्टिफाई करना, या एक तरह से डिमांड को ब्रेक करना। आप उसे ब्रेक ही नहीं कर पाए, आप तोड़ ही नहीं पाए कि वो क्या मांग थी। और हमने लिखा है, हमें नॉलेज दोनों चीज़ों का है, कमी कहीं नहीं है, और बस
हम सही प्रेजेंटेशन नहीं दे पाए। सो इस एग्जाम्पल से आप समझ रहे होंगे कि ये स्ट्रक्चरल चेंजेस है। और अगर आप फीडबैक्स की बात करें तो अब आपके मेरी बात गले उतर रही होगी। मोस्टली आपको फैक्ट में कमी थी, आपकी मात्रा गलत है, आपकी कोमा गलत है, यहाँ पर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है। इसके अलावा आपको ये फीडबैक नहीं दिया जाता कि स्ट्रक्चर में क्या चेंज करना है। ये एक बड़ी कमी है। सो ट्राई टू इम्प्रूव दिस कि हम उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग आंसर लिख रहे हों। थर्ड थिंग आती है, दोज आर द टेल वर्ड्स। टेल वर्ड्स के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि हम लिखते हैं डिस्कस, जो पिछला शब्द है लास्ट में किसी भी क्वेश्चन के लास्ट में जो शब्द लिखा होता है वो लिखा होता है एनालिसिस या एनालाइज, फिर लिखा होता है क्रिटिकली एनालाइज, फिर लिखा होता है कमेंट। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी के टाइम पर या मेंस की तैयारी के टाइम पर आपको ये शब्द लगभग सभी जगह, ये कीवर्ड्स आपको अच्छे से घिस कर समझाए जाते हैं। लगभग ये समझा दिया जाता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है और उसमें ये टर्म आया तो वहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें पॉजिटिव्स लिखने हैं, नेगेटिव्स लिखने हैं और एंड में इसका कंक्लूजन लिख देना है। इसमें आपको सिर्फ उसको क्रिटिसाइज़ करना है क्रिटिकली एनालाइज में आपको उसके फैक्ट्स बताने हैं, ये कर देना है, वो कर देना है, ये चीज़ें कर दी जाती है। कमेंट में आपको उसके बारे में कोई कमेंट कर देना है, वो चीज़ क्या है, जैसे कि अगर बनास प्लेन और आ गया कमेंट तो उसकी लोकेशन क्या है ये भी बता दें और उसके फीचर्स क्या है ये भी बता दें। दिस इज़ कॉल्ड द कमेंट। तो ये चीज़ें आपको लगभग समझा दी जाती है, पर इसके बाद भी हम टेल वर्ड्स पर फोकस नहीं करते हैं। इस चीज़ को हम रख देते हैं एक तरफ, और जैसे ही ऐसा कोई क्वेश्चन आया, अपने को जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उस एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ जो हमारे को एकदम से क्लिक किया, हमने सीधा वो लिख दिया। एंड द थिंग इज़ अबाउट द लर्निंग। हम सीखना ही नहीं चाहते इस बात को। हमें ऐसा लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है और हम सर्वगुण संपन्न हैं। इस चक्कर में हम कई मेंस बिगाड़ते जाते हैं। और दूसरा, जो कई मेंस बिगाड़ चुके हैं, वैसे लेजेंड्स से जब भी नया बच्चा मिलता है वो भी यही कहते हैं कि यार ये ऐसे ही चलता है, इससे ज़्यादा ध्यान मत दे, इससे ज़्यादा पूछते नहीं है, यहाँ इतना ज़्यादा नहीं आता है, ये फोकट की बात है, इतना परेशान होने की बात नहीं है, बस इतना ही आता है, इसी को पढ़ ले, इन्हीं नोट्स को पढ़ ले, इनके बाहर कुछ नहीं आएगा, इनके बाहर कुछ नहीं आएगा, दैट इज़ ओके। क्वेश्चन यही आ रहा है। पर वो बच्चा जो यूपीएससी का इंटरव्यू देकर आ रहा है, वो उसके बाहर या वो आउटस्टैंडिंग लिख रहा होगा। क्वेश्चन तो वही आया है, बट लिखने का डिफरेंस आएगा, सेपरेशन वहाँ क्रिएट हो जाएगा, जो क्वालिटी है वो वहाँ नज़र आएगी। सो टेल वर्ड्स पर अच्छे से फोकस कीजिए। एंड इसके साथ में मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम इंग्लिश वालों को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है अबाउट द टेल वर्ड्स, क्योंकि जयपुर की अगर मैं बात करूँ, स्पेशली राजस्थान की जो इंस्टीट्यूशन है अगर मैं उनकी बात करूँ, या शायद हो सकता है यहाँ पर जो दिल्ली के इंस्टीट्यूशन है उनकी भी बात अगर की जाए, तो एक और फैक्ट ये है कि मुझे कहना नहीं चाहिए, बट दिस इज़ द इंटरनल सिचुएशन फॉर द इंग्लिश मीडियम स्पेशली। यहाँ कंटेंट पहले हिंदी में बनता है, जबकि हमेशा, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट ले लीजिए, चाहे आप अच्छे ऑथेंटिक बुक्स ले लीजिए, कंटेंट पहले इंग्लिश में लिखा जाता है, उसके बाद में उसका हिंदी अनुवाद होता है। यहाँ क्या होता है कि चीज़ पहले हिंदी में बनती है और उसका रिवर्स ट्रांसलेशन करते हैं। रिवर्स ट्रांसलेशन से इंग्लिश वालों का बेड़ा गर्क हो जाता है। बेड़ा गर्क कैसे होता है कि वहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस हैं, मैंने कई सारी टेस्ट सीरीज मार्केट की अभी देखी है, और अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जो स्टार्ट होते हैं ना, वो सिर्फ ट्रांसलेशन से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जहाँ आपके जो टेल वर्ड्स हैं, वो तो एक तरह से मान लीजिए कि उसकी कबर खोद दी गई, टेल वर्ड बचा ही नहीं उसमें। आप एक्सिस ही नहीं समझ पाते हैं। और इंग्लिश वालों की समस्या ये चल रही है कि उनको हिंदी का क्वेश्चन पढ़ना पड़ रहा है और फिर वो ये सोचते हैं कि इसके आंसर में मुझे क्या लिखना है। मोस्टली जो इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज में स्टार्ट हो रहे हैं, वो हो रहे हैं मेंशनिंग, डिस्कसिंग, एनालाइजिंग। सो गेटिंग माई पॉइंट कि मेंशनिंग द फीचर्स ऑफ बनास प्लेन, डिस्कसिंग द फीचर्स ऑफ बनास प्लेन, एनालाइजिंग द फीचर्स ऑफ बनास प्लेन, स्थितियाँ ये चल रही हैं। यहाँ आकर
आपको लगता है कि मैंने ज़िंदगी में इंग्लिश क्यों पढ़ी। ये स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन के टाइम पर, राजस्थान स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन के टाइम पर एक सबसे बड़ा हर्डल क्रिएट हो जाता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में रिवर्स ट्रांसलेशन चल रहा है, जबकि जो आरपीएससी का पेपर आता है उसकी ऐसी दुर्गति नहीं है। वो ऑब्वियसली पहले इंग्लिश में बनते हैं, फिर आंसर उसका हिंदी में ट्रांसलेट होता है। वहाँ पर आपको क्वेश्चन का लेवल दिख जाएगा, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड दिख जाएगा। सो दोज आर द टेल वर्ड्स। यहाँ पर ये आपका डिस्कस, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, कमेंट, लॉजिकली प्रूव, और ये वर्ड बचते ही नहीं है, ये सब कुछ खत्म हो जाते हैं। सो दोज आर द मेन प्रॉब्लम्स जो बच्चों ने मेरे साथ में डिस्कस करी है। ओके, नाउ ये समस्याएं हैं और इनको आपको पार पाना होगा। इस चीज़ को समझना कि इसको हमारे को इन प्रॉब्लम्स में या इन चैलेंजेस में, ये कह लीजिए, इनमें उलझना नहीं है। और अगर इनके फीडबैक्स के बेसिस पर अगर आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन को बर्बाद कर रहे हैं तो वो मत करना। दिस इज़ द वेरी क्लियर एंड थोड़ा हार्श मैसेज है सभी बच्चों के लिए। ओके, सो व्हाट अबाउट माय प्रोडक्ट। यस, ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम भी एक ग्रुप या इंस्टीट्यूशन या कुछ भी अपनी छोटी मोटी दुकानदारी लेकर बैठे हैं तो हम अपने प्रोडक्ट की बात ज़रूर करेंगे। सो ये इस प्रोग्राम के बारे में था, और मेरे जो अदर वीडियोस हैं उनमें हम ये बात करते रहे हैं, या मैं बताता रहा हूँ कि एक सिक्योर RS 23 करके हमने एक प्रोग्राम चलाया था, जिसमें हमने लगभग 53 शॉर्ट टेस्ट बनाए थे, जो लगभग 1 घंटे का एक टेस्ट पेपर है। और इस 1 घंटे के एक टेस्ट पेपर में हमने ऐसे 53 टेस्ट बनाए हैं। 53 टेस्ट में आपके 400+ जीएस के टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। इसके साथ में किस क्वेश्चन को कैसे लिखना है उसके शॉर्ट वीडियोस एक्सप्लेन्ड हमने प्रोवाइड किए हैं। हमारे पेड टेलीग्राम चैनल में हम जो बच्चे हमारी केवल नाम मात्र की फ़ीस है 1000 रुपये जिन्होंने पे कर दी है, उनको हम ऐड कर देते हैं। कुछ वीडियोस हम बना चुके हैं, कुछ वीडियोस अभी बनाना पेंडिंग है, वो बन रहे हैं, और साथ में हम उस टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। पेड टेलीग्राम चैनल रेस्ट्रिक्टेड है, तो उसका कंटेंट इधर से उधर कॉपी किया नहीं जा सकता। तो जो बच्चे फीस पे करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, उनको हम उसमें अलाउ कर देते हैं। ओके, यहाँ पर स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी ये है कि एक तो आपके 400+ जीएस के टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं। तो आपने जहाँ से भी जो भी पढ़ा है उसके साथ में या तो ये उसका रिवीजन समझ लीजिए अगर आप अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और इसके साथ में आपको उसके एक्सप्लेन्ड वीडियोस मिल जाते हैं। तो इन शॉर्ट वीडियोस को आप किसी भी टाइम पर प्ले करके अपने टाइम के साथ में अपनी सुविधा के अनुसार इसको आप यूज़ कर सकते हैं, अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। इसमें कीवर्ड्स और टर्मिनोलॉजीज़ को कैसे उपयोग करना है वो हम एक एग्जैक्ट तरीके से सही सब लिखते हैं, बट सटीक लिखना हम सिखाते हैं। ऑब्वियसली ये सारे वीडियोज़ और ये सारा एक्सप्लेनेशन मैंने ही बनाया है। 60 डेज़ का प्रोग्राम था ये, आपकी जो जनवरी में टेस्ट सीरीज फिनिश हो रही थी उसके साथ में बनाया गया था। तो ये लगभग 1 घंटे रोज़ की राइटिंग प्रैक्टिस है। दिस इज़ नॉट अ बिग इशू। अगर हम 700 वर्ड्स पर आवर की बात करें, आपको 2000 से 2100 शब्द आपके मेंस में लिखने होते हैं। तो हमने इसको बाइफरकेट किया है और 1 घंटे में आपको 700 शब्द लिखने जितना काम रोज़ का दिया जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे टेस्ट हैं। अगर आप चाहें तो 2 से 3 वीडियो अगर आप रोज़ का सुनते हैं, वीडियो बहुत लंबा नहीं होता है, 5 से 10 मिनट का एक वीडियो होता है, जिसमें वो एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि आंसर ऐसा क्यों लिखा है। मॉडल आंसर भी हमने प्रोवाइड किए हैं और उसकी PDF वगैरह भी सब कुछ। सो दिस इज़ द हाईली इफेक्टिव प्रोग्राम। अगर मैं हमारे अचीवमेंट्स की बात करूं तो रिकॉर्ड 200+ इंटरव्यू कॉल्स हमारे लास्ट वाले 2021 के स्कोर मैक्सिमाइज़र जैसे प्रोग्राम से रहे हैं, और फाइनल सिलेक्शन आप देख ही चुके हैं। सो दिस इज़ आवर प्रोग्राम, एंड सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दिस यू कैन गो थ्रू दिस। और मैं दोबारा से रिपीट करूँगा कि जो चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस करी हैं उन चीज़ों को ज़रूर याद रखिएगा, उन पॉइंट्स को ज़रूर याद रखिएगा। फर्स्ट इज़ योर स्ट्रक्चर, कि आंसर का स्ट्रक्चर आपने सही लिखा हो। सेकंड इज़ द फीडबैक, उन फीडबैक्स को आपने देखा हो कि स्ट्रक्चर के लिए ये फीडबैक्स हैं या नहीं है। थर्ड इज़ टेल वर्ड्स, जो एक्सिस होते हैं किसी भी क्वेश्चन की, धुरी होते हैं कि उस क्वेश्चन की डिमांड किस तरफ जाएगी, आपको उस टेल वर्ड्स से ये डिसाइड होगा।
इन तीनों चीज़ों को आपको स्पेशली फोकस करना है। आप हमारा प्रोग्राम लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं समझ में आता, आपके पास टाइम नहीं है, दैट इज़ अनदर थिंग। बट ये इतना इफेक्टिव प्रोग्राम है कि आप शॉर्ट वीडियो से चीज़ों को सीख जाते हैं। तो जैसे कि हम मेस पर खाना खा रहे हैं, जैसे कि हम खाना खा के इवनिंग वॉक कर रहे हैं, जैसे कि हमारा पढ़ने का मन नहीं है, रात को सोते टाइम हमने एक वीडियो चला लिया और हमने, मान लीजिए कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का एक्सप्लेंड वीडियो चला लिया, तो 10 या 15 मिनट में जब तक आपकी आंख लगेगी तब तक वो आप एक स्ट्रक्चरल बेस आपका तैयार हो चुका होगा कि इस आंसर को कैसे लिखना था। सो दैट्स विवेक दशोरा एंड हैव अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। और चीज़ों पर भी हम वीडियोस बनाते रहेंगे। ओके, हैव अ गुड नाइट।